इस समय हम मिजोरम रेलवे प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और हमारे साथ चीफ इंजीनियर हैं। सर, किस तरीके की दिक्कतें आई हैं? अभी हम लोग जो है ब्रिज नंबर 81, जिसमें कि 3 स्पान्स हैं 103 मीटर की, मतलब कि टोटल लेंथ अराउंड 300 मीटर्स की है इसमें। और इसमें जो पायर की हाइट है वो 87 मीटर की है। जब इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था तो इसका जो स्लोप्स हैं वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हैं। इसके एक एंड से, मतलब कि ब्रिज के एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए, घूम के जाने में के लिए कम से कम 4 घंटे का टाइम लग जाता था। दूसरा क्या है कि इसका पायर P2 का जो है फाउंडेशन का तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट वर्टिकल स्लोप था और इसके लिए एक रोड बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। रोड जब भी बनाते थे वो रोड जो है हिल का ऐसा, मतलब कि लोकेशन इस तरीके था कि हमेशा जो है वो रोड कोलैप्स हो जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे टोटल वर्किंग सीजन जो है वो 4 से 4.5 महीने होते हैं। 4 से 4.5 महीने हमें रोड बनाने में लग जाता था। जैसे हम लोग काम शुरू करने जाते थे, बरसात आता था, वही रोड हमारा जो है वो स्लाइड हो जाता था। 2 साल हमारा जो है इसी तरीके से निकल गया यहाँ पर। और इसकी जो पाइलिंग, इवन जो एजेंसी की पाइलिंग मशीन थी वो भी ब्रिज के नीचे फंसी हुई थी। 2 साल से वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। फिर 2021 पे जो है हमने ये डिसाइड किया था कि अभी किसी भी हालत में इस ब्रिज को करना पड़ेगा। उस पे जैसे हमने नवंबर में काम टेकअप किया, रोड को रिपेयर किया, और 10 दिसंबर के आसपास जो है दोबारा उस पर बारिश होगी और रोड स्लाइड हो गया। फिर मुझे ये लगा कि इस ब्रिज को इस तरीके से टेकअप नहीं किया जा सकता है। इस पर हमें कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम जो है ऊपर पंप लगा के इसका नीचे भी कंक्रीट ले जाएं, ताकि जो हमारा इसका फाउंडेशन का काम हो पाए। पाइल नहीं, मेनली इसका पाइल फाउंडेशन था। तो हमने इस पे जो है ट्राई किया कि ऊपर से जो है कंक्रीट पंप के थ्रू नीचे ले जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पंपिंग में जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कंक्रीट बड़े आराम से चली जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए और उसमें अगर बेंड वगैरह हो तो थोड़ा कंक्रीटिंग में दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ पे मतलब कि काफ़ी कोशिश किया गया कि उसको पंप के थ्रू कंक्रीट को नीचे ले जाए, लेकिन उसमें हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। फिर अल्टीमेटली जो है 25 दिसंबर 2021, मुझे जब ये लगा कि ये काम जो है हो सकता है कि अभी मार्च में फिर बारिश आ जाएगा, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तब मैं यहाँ पर आया और रात में जो है हमें खुद आके यहाँ पर बैठा। वो बैठने के बाद में मेरे प्रोजेक्ट के जितने भी 3 डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, तीनों मेरे को साथ में लेके आ गया और हमने आके यहाँ पे ये कोशिश किया करने का कि इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हम लोग कंक्रीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इवन उसके पहले हमने एक बार ये भी कोशिश किया था कि जहाँ पर जो है जिस कंपनी का ये पंप है उस कंपनी के इंजीनियर्स को बुलाया जाए कि हम लोग इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंक्रीट क्यों नहीं लेके जा पा रहे हैं। वो लोग भी आए, उन्होंने भी आके देख लिया, उन्होंने भी आके मना कर दिया कि नहीं, ये इस डायरेक्शन में क्योंकि बैंड वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, कंक्रीटिंग नहीं जा पा रहेगा। फिर हम लोग आए, मैं तीनों प्रोजेक्ट के डिप्टी चीफ इंजीनियर भी हम लेके आ गए और हमने जो है, मुझे याद है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को वो क्रिसमस हमने यहीं पे मनाई थी। और कौन सा साल था ये? 2021 हम लोग जो है, मैं पर्सनली आके जहाँ पे बैठा था, इवन मेरे पास उसके वीडियो भी है, और हमने आके पहले दिन ट्राई किया कि इसको कंक्रीटिंग किया जाए। उस पर देखने के बाद में हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। नेक्स्ट डे हमने एक उसका जो एक नया स्कीम बनाया कि जो जो इशू आ रहे हैं उनको हम कैसे कैसे रिजॉल्व करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो कंक्रीट का जो बैचिंग प्लांट होता है, एक डिप्टी चीफ इंजीनियर मेरा वहाँ पे खड़ा हो गया ताकि जहाँ कंक्रीटिंग बनाते हैं उसमें जो भी मटेरियल यूज होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो होता है उस पर प्रॉपरली जो हमने डिजाइन किया हुआ उसके हिसाब से बने। एक डिप्टी चीफ इंजीनियर जो है वो दूसरा जहाँ ट्रांजिट मिक्सचर से पंप के बीच में कंक्रीट जाता था उसके ऊपर उसको खड़ा कर दिया गया ताकि वो देखे कि कंक्रीट के क्वालिटी में कोई इशू ना आए। और तीसरा डिप्टी चीफ इंजीनियर जहाँ नीचे पंप में जहाँ कंक्रीट गिरना था वो वहाँ जाके खड़ा हो गया। मैं जो है ओवरऑल मॉनिटरिंग कर रहा था उस रात को वहाँ पर बैठ के जो है। और उस रात को जो है जैसे हमने ये सब मेजर लिए और हम लोग जो है उसमें सक्सेसफुल हो गए कंक्रीट को नीचे पहुंचाने में और पाइल करने में। सेकेंड डे फिर हम लोगों ने दोबारा उसको कोशिश किया, फिर जाके हमने जो है एक पाइल और पर्सनली अपनी प्रेजेंस में करवाया और उसके बाद में जो है फरवरी महीने तक हमारी ब्रिज की जितनी पाइल थी, 49 पाइल जो है हम लोग उसको जो है फाउंडेशन को करने में कंप्लीट हो गए। वो कॉन्ट्रैक्टर भी था, जो एजेंसी भी हमारी काम कर रही थी, जो 2 साल से उसकी मशीन वहाँ पर अटकी हुई थी, वो भी वहाँ से मशीन निकाल के उसको जो है कहीं दूसरी जगह ले जाने में वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी जो है आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी, जिसके कारण कि हमने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। सबसे कठिन कौन सा पुल रहा या कौन सी सुरंग सबसे टफ रही? मतलब सुरंग बनाना आसान बहुत सी जगहों पर होता है और यहाँ पर जिस तरीके की मिट्टी है उसमें सुरंग बनाना एक कठिन काम है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती किस टनल में आई? हमारे यहाँ पर एक टनल है T12A, 12A है। एक्चुअली वो टनल इनिशियली 120 मीटर का ही था, लेकिन क्योंकि जाड़ की अप्रोच में आ रहा था तो हमें उसका लेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ा ताकि जो है कि उसका जो है, क्योंकि हमें लग रहा था कि हिल जो है स्लाइड हो सकता है वहाँ पर।
तो जैसे ही हमने उस टनल पे काम शुरू किया, 60 मीटर के आसपास टनल किया था, अभी उसका लाइनिंग नहीं हुआ था। तो जुलाई 2023 में, क्योंकि अभी तक उसका लाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था और वो लोकेशन मतलब कि थोड़ा हिल की स्लोप में थी, काफ़ी क्रिटिकल लोकेशन थी, और एक माइनर अर्थक्वेक की वजह से जो है वहाँ उसके ऊपर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से वो हमारा टनल जो है वो कोलैप्स कर गया था। उसके बाद में हम लोग 1 डेढ़ साल उस पर ये कोशिश कर रहे थे कि इसको कैसे टैकल किया जाए। हमने कुछ कोशिश किया उसको कट एंड कवर करने का, थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह करके जो है, और उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। ऑलमोस्ट 2 साल तक जो है हम उस पर जो है मतलब कि पूरा स्टकअप रहे। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर जो है किसी रिप्यूटेड इंटरनेशनल कंसल्टेंट को जो है लगा के जो है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट हो चुका है, सिर्फ एक टनल की वजह से हमारा प्रोजेक्ट कमीशनिंग नहीं हो पा रहा है, तो किसी इंटरनेशनल कंसल्टेंट की उसमें हेल्प ली जाए। फिर हमने जो है काफ़ी रिप्यूटेड इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे जिनको कांटेक्ट किया, उनको साइट का विजिट करवाया, और उन्होंने भी हमें बताया कि हम आपको जो है 3 से 4 महीने के अंदर आपका टनल कंप्लीट करवा देंगे। हमने जो है उनको काम अवार्ड कर दिया, और जैसे ही उनका जो स्कीम हमें मिला, वो स्कीम देख के हमें ये लगा कि ये टनल जो है कम से कम जो है 2 साल के पहले तो स्कीम के हिसाब से हो ही नहीं सकता। जो स्कीम दी थी उसमें लग रहा था कि 2 साल लगेंगे। स्कीम के हिसाब से जो उन्होंने स्कीम दिया हुआ था, उस स्कीम से एक्टिविटी वाइज भी काम करने में जब टाइम कैलकुलेट किया गया तो 2 साल तो मिनिमम टाइम था। उसके बाद में वेदर वगैरह जब उसको आप कंसीडर कर ले तो वो उससे भी और भी ज़्यादा हो सकता था। तो फिर हमें ये था कि ये इसको इस स्कीम के हिसाब से काम करवाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है 2 साल से ज़्यादा और चला जाएगा, तो उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था। देन ये डिसाइड किया गया तो हम लोग इंटरनली रेलवे अपनी एक इन हाउस स्कीम, जो हमारे एक आइडिया मतलब कि हमारे दिमाग में था, तो हमने उस स्कीम के हिसाब से काम करवाने का सोचा कि अब हम इसको करवाएंगे। हमने उस स्कीम को डिजाइन करवा के उस स्कीम के अकॉर्डिंगली काम को टेकअप किया था। जैसे हमने स्कीम के हिसाब से काम कर रहे थे तो वो हमारे जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे उन्होंने जो है काफ़ी उस पर जो है मतलब कि ऑब्जेक्शन किया कि हमें हटा के जो है आप लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, आपकी स्कीम ठीक नहीं है, आप लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं होगे और आप जो है मतलब कि एक और डिजास्टर कर सकते हो इस पर। लेकिन क्योंकि हमारा जो उनका जो टाइम था वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं था और हमें कॉन्फिडेंट था कि जिस स्कीम से हम लोग काम कर रहे हैं उसी स्कीम के हिसाब से सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हमने ये काम जो है नवंबर में शुरू किया था, और हमारा ये टारगेट था कि हम लोग जो है 30 अप्रैल 31 मार्च तक जो है हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। और पूरा कोशिश बाय डे एंड नाइट हमारे सारे इंजीनियर्स, पूरी टीम उसी टनल के ऊपर बैठी हुई थी, मतलब कि 24 आवर्स राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। और हम लोग जो है बाय 10 अप्रैल विद इन 5 मंथ्स अपनी इन हाउस स्कीम के हिसाब से बिल्कुल सक्सेसफुली विदाउट एनी प्रॉब्लम उस टनल को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल हो गए थे। और उसके बाद में वही कंसल्टेंट जो है वही उन लोगों ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमारी जो स्कीम थी वो इसके हिसाब से ठीक नहीं थी और सही में इसमें जो है 2 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता, आपकी स्कीम सक्सेसफुल इस पर हो गई थी और दैट इज़ बेटर देन अस। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस को जो है हमने जो है यहाँ पे इसको क्रॉस किया, मतलब कि इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। कुछ ऐसा भी हुआ इस प्रोजेक्ट में कि आपने लगे कि भाई ये पुल जो है बहुत टाइम लगेगा, पता चला उससे कम टाइम में बन गया, कोई सहज चीज़ भी रही हो? इस प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे क्योंकि जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं और 55 ब्रिजेस हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हमेशा रहती है। तो उस पर क्या था कि ये ब्रिजेस जो है एक्चुअली 2 पार्ट में बनते हैं। एक तो सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है जो गर्डर से नीचे वाला होता है, और एक जो गर्डर वाला पार्ट होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो उसके जो गर्डर्स होते हैं वो वर्कशॉप्स में बनते हैं और उसके बाद में जहाँ आके उनको ब्रिज के ऊपर मतलब कि सब स्ट्रक्चर के ऊपर रखा जाता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके आके हमने जो है सारी एजेंसी फिक्स कर ली थी। सब स्ट्रक्चर वाला काम फील्ड पे चल रहा था और जो गर्डर की एजेंसी थी वो भी हमारे पास थी, उनको कि गर्डर बनाने थे, लेकिन वो गर्डर वाली एजेंसी काम नहीं कर रही थी। उनका रीजन ये था कि बोलते हैं कि जब तक आपके नीचे वाले ब्रिजेस का सब स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो सकता है, हम लोग जो अपना काम करके क्या करेंगे। तो क्योंकि लेबर की शॉर्टेज थी उस पर फिर हमने एक डिसीजन लिया था कि जैसे एक एजेंसी के पास अगर 3 या 4 ब्रिजेस है लेबर की शॉर्टेज की वजह से, तो उस पर जो है
आप 3 या 4 ब्रिजेस पे काम मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा काम करने से अच्छा आप एक ही ब्रिज के ऊपर काम कीजिए। और एक ही ब्रिज के ऊपर भी अगर आपका काम चल रहा है तो उसको पूरे को पूरे ब्रिज को पकड़ने का मतलब नहीं है। आप एक एंड से काम कीजिए। पहले आपका अबटमेंट होगा, A1 होगा, फिर P1, फिर P2, ताकि सीक्वेंसली काम करता जाए। तो उसके बाद में उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर वाली एजेंसी है, गर्डर वाली एजेंसी है, उसके साथ साथ वो भी अपना पीछे काम करना शुरू कर देगी। और जब हमने इस तरीके से इसको मॉनिटर करना शुरू किया तो उससे क्या है कि हमारा जो है सब बल्कि सब स्ट्रक्चर का प्रोग्रेस भी बढ़ गया और हमारे गर्डर का जो प्रोग्रेस है वो भी ऑटोमेटिकली आने लगा। दूसरा क्या था कि इसका जो सुपर स्ट्रक्चर के काम हमारी जो है 5 वर्कशॉप में सुपर स्ट्रक्चर के गर्डर के काम चल रहे थे। 43,000 मीट्रिक टन स्टील का जो फैब्रिकेशन होना था, हमने इसको फिक्स किया था कि अराउंड जो है 2500 मीट्रिक टन जो है, मतलब कि अगर हम 2500 मीट्रिक टन मंथली अगर नहीं करेंगे तो हम 2 साल के अंदर ये ब्रिजेस के गर्डर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेली बेसिस पे हमने इसकी जो है प्रोग्रेस, मैंने कि अपने लेवल पे इसकी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करना शुरू की थी। डेली शाम को हर वर्कशॉप से प्रोग्रेस आती थी उसका, मतलब कि हम लोग जो इसको करते थे कि आज का कितना काम हुआ है। अगर किसी में अगर कम काम हुआ है तो उसका रीजन क्या रहा था, उसको जो है फिर हम लोग उसको डिस्कस करते थे उसके प्रोग्रेस इंप्रूव करने के लिए। मतलब कि एक टारगेट जो है रियलिस्टिक टारगेट फिक्स किया गया था और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते थे। और हमारा जो 2500 का टारगेट था मंथली जो है, वो जो शुरू में एक इम्पॉसिबल टारगेट लग रहा था, वो हमने बड़े आराम से जो है मतलब कि 2000 से 2500 टन के बीच में मंथली प्रोग्रेस अचीव किया, जिसके कारण कि हमने टाइमली जो ब्रिजेस के गर्डर जो है उनको कंप्लीट कर लिए। और विद इन 2 ईयर्स जो 43 विद इन 2 ईयर 90% ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द गर्डर हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। वाकई यह प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं एक अजूबा कहा जा सकता है। इसलिए अजूबा क्योंकि ऐसे इलाके से होकर गुजरना जहाँ पर चारों तरफ जंगल हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों को अगर आप देखेंगे वो भी मिट्टी के पहाड़। अब जब मैं मिट्टी के पहाड़ कहता हूँ तो आपको लग रहा होगा ये कौन से पहाड़ होते हैं। ये ऐसे पहाड़ हैं जो कहीं ना कहीं लगातार मानसून के दिनों में अच्छी बारिश मिलती है। साथ ही साथ अगर हम पूरे साल की बात करें तो 6-7 महीने आमतौर पर मिजोरम में जोरदार बारिश का सिलसिला रहता है। इन सब के बीच रिमोट इलाके हैं, जंगल के अंदर आपको मेन एंड मटेरियल ले जाना है। और जब इस तरीके के पहाड़ होते हैं तो वहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं अचानक पानी है तो कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, कहीं सिंकिंग जोन है, बना तो अच्छा है लेकिन नीचे धंस रही है ज़मीन। इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं। इन सब के बीच तमाम परेशानियों और कठिनाइयों के बावजूद यह प्रोजेक्ट अब तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और जल्द ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।